बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में जारी है कोरोना का कहर। रामपुर में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। तो यूपी में जारी है कोरोना का कहर। रामपुर में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। भदोही में कोरोना के 9 मरीज मिले हैं। इसी तरह फिरोजाबाद में कोरोना के 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मथुरा में 4 और बदायूं में भी एक नया मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में लगातार कोरोना का कहर जारी है। अलग अलग जिलों में नए मामले सामने आए हैं। रामपुर में 12 नए मामले सामने आए हैं। भदोही में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही फिरोजाबाद में 7 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। सीएम योगी को मारने की धमकी का यह मामला है, जिसमें नासिक से एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नासिक से एक और गिरफ्तारी हुई है। इसमें महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक से आरोपी को पकड़ा है। तो सीएम योगी को धमकी देने का यह मामला है। नासिक से एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक से आरोपी को पकड़ा है। मुख्य आरोपी कामरान को ना छोड़ने पर दी थी धमकी। कहा था कामरान को ना छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। तो नासिक से एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसने सीएम योगी को मारने की धमकी दी थी और यह कहा था कि अगर जो मुख्य आरोपी कामरान है, जिसको मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया था, बाद में उसे यूपी एसटीएफ को सौंप दिया था, अगर उसे नहीं छोड़ा तो अंजाम खराब होगा। अब इसे नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक और गिरफ्तारी हुई है नासिक से। इस शख्स ने पर आरोप है कि इसने सीएम योगी को मारने की धमकी दी थी और अब इसकी नासिक से गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक से इस आरोपी को पकड़ा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू। कोरोना काल में सेफ्टी के साथ हवाई सफर अब शुरू हो गया है। फेस शील्ड और फुल चेकिंग के बाद अब एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। मास्क और पीपीई किट के साथ स्टाफ दिखा है एयरपोर्ट पर। यूपी में भी यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आज से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है देश भर में। एहतियात बरते जा रहे हैं। कोरोना काल में सेफ्टी के साथ हवाई सफर शुरू हो गया है। फेस शील्ड और फुल चेकिंग के बाद ही अब एंट्री मिलेगी। मास्क और पीपीई किट के साथ एयरपोर्ट पर स्टाफ नजर आ रहा है। यूपी में भी यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। कोरोना काल में सेफ्टी के साथ हवाई सफर शुरू हो गया है। फेस शील्ड और फुल चेकिंग के बाद ही लोगों को एंट्री मिलेगी एयरपोर्ट पर। मास्क और पीपीई किट के साथ स्टाफ नजर आ रहा है एयरपोर्ट पर। यूपी में भी यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना काल में सेफ्टी के साथ हवाई सफर अब शुरू हो गया है। यात्रियों को फेस शील्ड और फुल चेकिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी। मास्क और पीपीई किट के साथ एयरपोर्ट का स्टाफ तैनात है। यूपी में भी यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। किस तरह के एहतियात उन्हें बरतने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। कोरोना काल में सेफ्टी के साथ हवाई सफर अब शुरू हो गया है।
फेस शील्ड और फुल चेकिंग के बाद ही एयरपोर्ट पर अब लोगों को एंट्री मिलेगी। मास्क और पीपी किट के साथ स्टाफ नजर आ रहा है एयरपोर्ट का। यूपी में भी यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना काल में सेफ्टी के साथ हवाई सफर अब शुरू हो गया है। फेस शील्ड और फुल चेकिंग के बाद ही यात्रियों को एंट्री मिलेगी। मास्क और पीपी किट के साथ एयरपोर्ट का स्टाफ तैनात है। एहतियात बरते जा रहे हैं। यूपी में भी यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि सफर के दौरान उन्हें किस तरह के एहतियात बरतने हैं। आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना काल में सेफ्टी के साथ हवाई सफर शुरू हो गया है। फेस शील्ड और फुल चेकिंग के बाद ही एयरपोर्ट पर यात्रियों को एंट्री मिलेगी। हालांकि एयरपोर्ट का स्टाफ मास्क और पीपी किट के साथ दिख रहा है। रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के बाद अब कल रात चांद का दीदार भी हो चुका है और आज ईद उल फित्र है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। यूं तो देश भर में ईद को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ी ईद की रौनक फीकी दिख सकती है, क्योंकि कोरोना काल के चलते प्रशासन भी अलर्ट है और तमाम तरह की पाबंदियां भी हैं। इस बार लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। इसके साथ ईद के इस मौके पर लोगों को गले ना मिलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुबारकबाद देने को कहा गया है। इतना ही नहीं, नियमों की अनदेखी को लेकर भी हिदायत दी गई है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो आज है ईद उल फित्र का त्योहार, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और लोगों से आज ईद की नमाज घर में रहकर पढ़ने की अपील की गई है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में एहतियात के साथ इस ईद को मनाएं, घर में रहकर नमाज पढ़ें। कई तरह की अपील की गई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। जानते हैं कि राजधानी लखनऊ में किस तरह से ईद को मनाने की तैयारी है। शैलेश, आज ईद का पवित्र जो है त्योहार है, ऐसे में एहतियात के साथ लखनऊ में किस तरह से ईद की तैयारी है, किस तरह से ईद मनाई जानी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कौशल, देखिए इस समय हम राजधानी लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने मौजूद हैं और ये प्रदेश का सबसे बड़ा ईदगाह है। हर साल इस ईदगाह पर करीब 5 लाख लोग एक साथ जुटते हैं, नमाज पढ़ते रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीर है वो अलग है। आज यहाँ पर सिर्फ 5 लोग साथ में नमाज पढ़ेंगे। कहाँ 5 लाख और कहाँ 5, और ये सब जो है सिर्फ कोरोना की वजह से। नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। आज इस सड़क पर आप सन्नाटा देख सकते हैं। यहाँ पर कोई खास बैरिकेटिंग नहीं लगी। एक बैरिकेटिंग अगर दिख भी रही है तो वो इसलिए क्योंकि कोरोना को लेकर जो सख्ती की गई है। लेकिन जो पिछली ईद तक की अगर बात करें तो यहाँ पर जगह जगह बैरिकेटिंग लगी होती थी। सिविल पुलिस के साथ में केंद्रीय पुलिस भी कई बार यहाँ पर तैनात की जाती थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी होते थे। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ईदगाह के अंदर ही नहीं बल्कि सड़कों पर यहाँ नमाजियों के नमाज अदा करने के लिए व्यवस्था की जाती थी। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 लाख लोग एक साथ यहाँ पर ईद की नमाज अदा किया करते थे। लेकिन आज कोरोना की वजह से ऐसा माहौल बदला है कि यहाँ पर सिर्फ 5 लोग ही ईद की नमाज पढ़ेंगे। सुबह 9:30 बजे यहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। खुद जो मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, उन्होंने ये अपील की जनता से कि लोग अपने घरों में ही ईद की नमाज पढ़ें। मस्जिदों में जो लोग रहते हैं, सिर्फ वो 5 लोग, जो 5 लोग रहते हैं, सिर्फ वही लोग वहाँ पर नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा
कोरोना की वजह से सबको कहा गया है कि सहयोग करें अपनी तरफ से, घरों से बाहर ना निकलें। और ये एक और ख़ास बात बताएं, ईद का जो त्यौहार होता है उसमें लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देते हैं, लेकिन इस बार की जो ईद होगी उसमें लोग गले मिलते नज़र नहीं आएंगे। वरना जो ईद की पहचान की जब हम बात करते हैं तो कुर्ता पजामा पहने हुए लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए, लेकिन इस बार वो नज़ारा नहीं दिखेगा, वो तस्वीर नहीं दिखेगी। इस बार हाथ भी नहीं मिलाए जाएंगे, सिर्फ दूर से सलाम करके ईद की बधाई एक दूसरे को देंगे लोग, मुबारकबाद देंगे एक दूसरे को। इससे पहले जो बाज़ारों का हाल था वो भी सभी ने देखा कि किस तरह से जो ईद में गुलजार रहने वाले राजधानी लखनऊ के बाज़ार थे उनमें भी सन्नाटा पसरा रहा था। बल्कि जो बाज़ार मुख्य हैं वो तो खुल ही नहीं पाए थे कोरोना की वजह से। तो ये तस्वीर है ईद को लेकर इस बार राजधानी लखनऊ में, नवाबों का शहर कहा जाता है और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर देखने को मिलती है। बल्कि आपको बताएं कि जिस ऐशबाग ईदगाह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी हर साल जब ईद की नमाज होती थी तो यहाँ प्रदेश के डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँचते रहे हैं, हमने पिछले सालों में देखा। इसके अलावा जो राज्यपाल हैं प्रदेश के जो भी रहे वो यहाँ पर आते रहे। इसके अलावा सपा के जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी यहाँ पर आते रहे हैं। तो लगातार यहाँ के बारे में हम और क्या बताएं आपको कि जो हमने आपको नाम बताया, ये सब लोग ईद की जब नमाज होती थी तो सबको मुबारकबाद देने के लिए आते थे। लेकिन तो आज यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ ना भी कहीं नजर इस नहीं कोरोना आने काल वाला है। में जो आज ईद सन्नाटे है में ईद वो की थोड़ी नमाज अदा फीकी होगी। जरूर है। बने रहिए शैलेश हमारे साथ। मेरठ का रुख कर लेते हैं, बलराम पांडे भी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन है। पहले मेरठ चलते हैं, बलराम से जानते हैं कि मेरठ में किस तरह का सूरत हाल है ईद को लेकर। जी बलराम। देखिए कौशल, ईद उल फितर का मतलब ही है मीठी ईद, जी। और इस बार ये जो ईद है वो कोरोना काल में फीकी होती नज़र आ रही है। लोग ईद की मुबारकबाद मीठा खिला करके एक दूसरे से गले लग करके देते थे। जी। मस्जिदों और ईदगाहों में लोग नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते थे। जी। लेकिन मेरठ की सूरत हाल ये है कौशल कि मस्जिदों में ताला लगा हुआ है। जहां प्रशासन ईद की तैयारी में 2 दिन पहले से जुट जाता था, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के पालन के लिए लगा हुआ है। इस वक्त हम शाही जामा मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मस्जिद में ताला लगा हुआ है और जो पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं। कौशल, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा कि मेरठ में सप्ताह के 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया है, यानी सोमवार और बृहस्पतिवार। 2 दिन पहले जिलाधिकारी ने जो धर्मगुरु थे और जो मुअज्जिज़ लोग थे उनके साथ बैठक करके ये निर्णय लिया था कि सोमवार को ईद है और ईद के दिन भी कंप्लीट लॉकडाउन मेरठ में लागू रहेगा। यही वजह है कि मस्जिदों के बाहर जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है और जिस मस्जिद के बाहर पहले जमावड़ा होता था, नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले लग करके ईद की मुबारकबाद देते थे, आज वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ईद गाह और मस्जिदों में ताले लटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल की जो चपेट में ईद त्यौहार भी आ गया है और यही वजह है कि लोग घरों में नमाज अदा कर रहे हैं और ईद मना रहे हैं, क्योंकि प्रशासन और जो धर्मगुरु हैं उनका साफ तौर से यही कहना है और अपील है लोगों से कि घरों में रहें, नमाज अदा करें घरों में और ईद भी घर में ही मनाएं, क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि कौशल, पहली बार इतिहास में कहा जाता है ईद की पहचान ही होती है कि एक दूसरे से गले लग करके ईद की मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन पहली बार लोग एक दूसरे को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, दूरी बनाकर रख रहे हैं, क्योंकि इस महामारी की चैन को अगर तोड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। शासन अगर हम बात प्रशासन करें और रमजान धर्मगुरुओं महीने की अपील का तो असर है कि दुकानें लोग गुलजार होती थी, फोन रात पर बधाई दे रहे हैं ईद की, दूर से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तस्वीरें हमने लखनऊ की भी देखी, मेरठ की भी देखी कि किस तरह से इस कोरोना काल का असर ईद पर दिखाई दे रहा है। प्रयागराज चलते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, प्रयागराज में क्या कुछ तस्वीर है?
जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी ईद उल फित्र का त्यौहार आज पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार के त्यौहार पर कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की बंदिशों का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो इबादत गाह हैं वहाँ ताले लटके हुए हैं, ईदगाह और मस्जिदें बंद है, लिहाजा लोगों ने घरों पर ही नमाज पढ़ने की तैयारी कर रखी है। हालांकि आपको बता दें कि ईद की जो नमाज होती है वो मस्जिदों में ही होती है, ईदगाह में ही होती है, कंधे से कंधा मिलाकर जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, बाहर निकलने पर रोक है, लिहाजा लोगों ने घरों पर ही रस्म अदायगी की तैयारी कर ली है। और एक खास बात आपको बता दें कि 30 रोजे रखने के बाद जो मान्यता है कि ईद के दिन जो दुआ मांगी जाती है वो सच्चे मन से वो ज़रूर कबूल होती है। तो लोग आज जो घरों में नमाज अदा करेंगे उसमें कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर दुआ करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में, जहां तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर नमाज पढ़ने की तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ कुछ नमाजी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइए, बदले हुए माहौल में किस तरह की तैयारी है और क्या दुआ करेंगे खास तौर पर? देखिए, हमारे घर से दो रास्ते निकलते थे, एक मस्जिद की ओर जाता था और दूसरा नेकी की ओर जाता था। क्योंकि मस्जिदें बंद हैं, मस्जिदों में ताला लगा हुआ है, मगर नेकी के रास्ते खुले हुए उसके कई हाथ हैं। तो जिस तरीके से सरकार ने ये फ़ैसला लिया है लॉकडाउन का, तो हम लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। हम अपने दरवाजे पर, अपने घर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके नमाज अदा करेंगे और खुदा की बारगाह में सर सजदा करते हुए दुआएं यही करेंगे कि या अल्लाह इस मुल्क को और हमारे सारे भाइयों को और बहनों को, इस आवाम को कोरोना से के कहर से बचाइए। बस यही हम लोगों की दुआएं होगी। क्या लगता है कि आज आप लोग जो दुआ करेंगे कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए, लगता है कि अल्लाह की बारगाह में सजदे के बाद वो दुआ कबूल होगी? इंशाअल्लाह। ये जिस तरह से पूरी दुनिया में ये जो महामारी कोरोना वायरस नाम की फैली हुई है और लॉकडाउन जो लगा हुआ है, आज 2 महीना ज़्यादा हो गया है। और हिंदुस्तान में हमारे प्रयागराज में हम लोग ने 30 रोज़ा रखते हुए आज लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है। तो आज ईद का त्यौहार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोरोना काल की जो ईद है, इसका असर कोरोना का इस त्यौहार पर पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि लोगों ने शासन प्रशासन और धर्मगुरुओं की अपील को ज़रूर माना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस ईद को मनाएंगे। मेरठ से बलराम पांडे, आपका शुक्रिया। मोहम्मद मोइन, आपका भी शुक्रिया। हालांकि शैलेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे कुछ अपडेट लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं बड़ी खबर का। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर बड़ी खबर आपको बता दें। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। अभ्यर्थियों को मिल सकती है बड़ी राहत, मिल सकता है त्रुटि संशोधन का मौका। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। त्रुटि संशोधन का मौका अभ्यर्थियों को मिल सकता है। उन्हीं त्रुटियों में संशोधन होगा जिनसे मेरिट प्रभावित ना हो। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोबाइल नंबर बदलने की मांग पर मिल सकती है राहत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, क्या कुछ जानकारी है? एक बड़ी राहत मिल सकती है अभ्यर्थियों को। कौशल, निश्चित रूप से कई जो अभ्यर्थी हैं, बल्कि कई क्या कहें सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके साथ मोबाइल नंबर के बदलने जैसी समस्या सामने आ रही है, या कुछ और ऐसी त्रुटियां हैं जो उन्होंने जब पहली बार आवेदन किया था इस भर्ती परीक्षा के लिए उस समय कर दी थी। लगातार ये लोग कह रहे थे कि इसमें संशोधन का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब भी शिक्षकों की भर्ती हुई तब भी ये मौका दिया गया है। इस बार विभाग की तरफ से किसी भी तरह की त्रुटि में संशोधन का मौका नहीं दिया जा रहा था। अभ्यर्थियों की समस्या को देखते अब विभाग जो है, सूत्रों की माने तो बहुत जल्दी
जल्द इस मामले में राहत दे सकता है। हालांकि ये राहत जो होगी ये सीमित होगी, यानी जिन लोगों के जो मोबाइल नंबर हैं उनको संशोधन का मौका दिया जा सकता है, जबकि जो चीज़ें मेरिट को प्रभावित करने वाली हैं उसको लेकर क्या होगा फिलहाल अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बहुत जल्द विभाग आज या कल में इस चीज़ को फैसला जो है वो करके जो सूचना है वो भी जारी करेगा, क्योंकि कल 26 मई रात 12 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होने हैं। 1,46,060 वो अभ्यर्थी हैं जो पहले ही इस शिक्षक भर्ती की परीक्षा को पास कर चुके हैं, यानी वो क्वालिफाई हैं। पद क्योंकि 69,000 है, इसलिए मेरिट के आधार पर इन लोग का चयन किया जाना है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो 16 महीना पहले करीब भर्ती की परीक्षा होती है, जनवरी 2019 में। 16 महीने में ऐसा संभव है कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर किसी कारणवश बंद हो जाए। तो उनका कहना है जब मोबाइल नंबर नहीं चलेगा तो ऑनलाइन आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए जब आवेदन करेंगे OTP कैसे आएगा। इसी समस्या को देखते हुए अब विभाग जो है इन लोगों को राहत देने की तैयारी में, बहुत जल्द इस पर फैसला भी ले लिया जाएगा। हालांकि जो मेरिट से जुड़े हुए प्रकरण हैं, जैसे किसी के जो प्राप्तांक हैं या पूर्णांक हैं, उनमें क्या राहत मिलेगी या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों की भी बहुत संख्या और ये चीज़ें क्योंकि सीधे तौर पर मेरिट को प्रभावित करती हैं, ऐसे में संभावना कम है। लेकिन ये विभाग पर निर्भर करेगा कि वो किस किस तरह की इन त्रुटियों में, किस किस तरह की त्रुटियों में संशोधन का मौका देता है, क्योंकि मामले कई तरह के, मोबाइल नंबर के हैं, प्राप्तांक के हैं, नाम में करेक्शन के हैं, पते के हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरह की राहत और विभाग देता है। लेकिन अगर मोबाइल नंबर की राहत भी मिलती है तो भी सैकड़ों अभ्यर्थी जो है वो निश्चित रूप से उन्हें फायदा पहुंचेगा और वो आगे जो चयन की प्रक्रिया है, जो मेरिट बननी है, जो काउंसलिंग होनी है, उसमें शामिल हो पाएंगे। जी, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि सिर्फ मोबाइल नंबर के अलावा क्या अगर किसी के नाम में या किसी के एड्रेस को लेकर अगर कोई त्रुटि है तो क्या वो भी संशोधित हो सकती है? देखिए कौशल, जैसा आपने कहा ना कि विभाग जो है वो मंथन कर रहा है अभी। सबसे पहले विभाग ये देख रहा है कि कुल कितने आवेदन, इन 1,46,060 में कितने लोग अपना आवेदन पूरा कर लेते हैं। तो उससे एक ही अंदाज़ा मिलेगा कि कितने लोग हैं जो इन त्रुटियों की वजह से खाली आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो एक डेटा विभाग के पास आ जाएगा, उसके आधार पर वो उसको अलग अलग सेग्रीगेट करेगा कि इसमें मोबाइल नंबर के कितने प्रकरण हैं, नाम वाले कितने हो सकते हैं। इसमें बेस पर वो अपनी आगे की रणनीति बनाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर मोबाइल नंबर के प्रकरण की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराना है। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या में ऐसे मामले आते हैं तो जाहिर है उन्हें कार्यालय पर बुलाकर ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे लोगों की संख्या कम है तो संभव है कि कुछ फिजिकल वहाँ मूवमेंट कराया जा सके। बहरहाल क्या पॉलिसी होगी ये तो आगे तय होगा, क्योंकि विभाग की तरफ से अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये तय मान के चलिए कि मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका तो लगभग मिलना तय है। हालांकि जो बाकी अभ्यर्थी हैं उन्हें कितनी राहत मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक संत की हत्या की वारदात से नाराज अयोध्या के संत समाज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की है। संतों ने इस वारदात पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह एक के बाद एक संतों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब तक संतों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है। वहीं संतों ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद संत समाज इस मुद्दे पर कठोर कदम उठाने जा रहा है। तो महाराष्ट्र में संत की हत्या से संत समाज नाराज है। आज जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं बहुत दुखद है और उसको ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संत जब हत्या होने लगेगी इस देश में तो सारे समाज का जो अस्तित्व है, जो सारे संतों के माध्यम से वो भगवान की कृपा से देश की जो सुरक्षा है, जो विकास है, उस पर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। इससे महाराष्ट्र सरकार से हमारा निवेदन है कि ऐसी घटनाएं न हो, उसको आप तत्काल रोकें। मैं समझता हूँ कि पहले पूर्णतया धार्मिक रूप में पार्टी शिवसेना रही, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लेकर के और दूसरी पार्टी को लेकर के सत्ता में आई, तब से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।